नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने सेना के अंतर्गत एक लंबी सर्विस दी है और पूरा जीवन उन्होंने देश सेवा के प्रति लगाया है। सेना में एक लंबा कार्यकाल गुजारने के बाद जब वो रिटायर आए, देश के प्रति देशभक्ति वो जज्बा उनके लिए कम नहीं हुआ। जब वो रिटायर आए तो उन्होंने सोचा कि अपने देश के लिए युवाओं को तैयार किया जाए कि वो कैसे यहाँ पर सेना में ज्वाइन हो सके। उसके रिगार्डिंग आज बातचीत करेंगे, उनके संघर्षों को जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये विचार उनके मन में आए। उनसे मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल देशभक्ति डायलॉग पर। और देशभक्ति डायलॉग की ओर से हमको अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, दिल से आभार और अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे। जैसे कि मैं भी एक इंडियन आर्मी वेटरन हूँ और आपने सेना के अंतर्गत इतनी लंबी सेवा दी है। जब आप सेना से जब रिटायर होते हैं तो लगता नहीं कि आपको उतनी ज़्यादा पेंशन नहीं मिल पाती है। पेंशनेबल सर्विस तो करके आ जाते हैं लेकिन एक अच्छी खासी पेंशन नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में यह आए सामाजिक कार्य, युवाओं फौज के लिए प्रेरणा उनको दी जाए और मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाए। जिस प्रकार से आज के दिन में ये देखा जा रहा है कि फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, उसके बावजूद भी तो मुफ्त में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये विचार आपको किस प्रकार से प्रेरित करते हैं सर, प्लीज? ये विचार सेना का ही विचार है। सेना से ही हमें ये सब कुछ मिला है और सेना में रहते रहते ये विचार हमारे दिल में आया, क्योंकि हम एक दो बार हमें अभी फौज के अंदर युवाओं को भर्ती कराने का ऐसा मौका मिला जहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देखी कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। मेहनत करके वहाँ पे आते हैं तो उनसे पूछा जाता था कि एकेडमी से आए हैं, बोलते थे तो उसके बाद भी नहीं निकल पाते थे और कई मोटा पैसा उनके माता पिता एकेडमियों को दे देते थे, उसके बाद भी वो निकलते नहीं थे। तो हमारे तभी से एक दिल में एक ये संकल्प था कि हम कभी घर जाएंगे तो युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवाओं का या अन्य कहीं के भी युवा हों तो उनको हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार से आज के दिन में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं। लोग जो है उनसे मोटा पैसा जो है ले रहे हैं, वो भी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर। लेकिन आप एक पूर्व सैनिक होने के बावजूद जो है आप लोगों को फिर भी मुफ्त में जो है सेवा दे रहे हैं। आपको ये विचार आपके प्रति जो है किस प्रकार से, ये आपके लिए कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण तो काफ़ी है, क्योंकि अपनी जैसे आपने बताया कि हम लोगों को क्या है कि इतने पैसे हो नहीं पाते कि अपना घर चलाने के लिए पेंशन से पूरी सुविधा, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम थोड़ा ठीक ठाक हम अपने घर को चलाएं तो थोड़ा एक मोटा पैसा तो उसमें चाहिए अच्छा, अगर हम बच्चों को सही उसमें रखें। मगर अपने बच्चे क्या, हमें समाज भी देखना है। समाज को साथ में लेके चलने के लिए हमारा एक दिल में एक विचार था कि यहाँ इसको हम कैसे भी इसको आगे की ओर बढ़ाएँ, इस काम को बढ़ाएं, और जिससे कि अपने क्षेत्र में जो नशा एक ऐसा क्षेत्र में चला है, नशे में पूरा ही युवा समाज क्या है पूरा ख़त्म हो चुका है इस समय नशे में। तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें हमें हमारे दिमाग में आई। तो जब हम सेना से घर आए तो हमने यहाँ समाज में देखा तो समाज में बहुत ज़्यादा ऐसा था, नए नए युवा जो 10 में 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो युवा क्या है कि बिल्कुल नशे की ओर भटक रहे थे। तो हमने कोशिश हमने की कि हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हर इंसान क्या है कि अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर उधर नहीं भेज सकता है। उनको एक प्रेरणा देने के लिए, एक वो करने के लिए हमने कहा इसको हम निःशुल्क चलाएंगे। जहाँ पर भी हमें मौका मिलेगा, हमें 2 मिनट का मौका मिलेगा, हम जो भी युवा हमको मिलेगा हम उसको कुछ न कुछ अपने जो भी हमने सेना के अंदर ज्ञान लिया है उसको हम देंगे। वो आपके एक्सपीरियंस जो है, आप जो फील्ड में जो रिटायरमेंट आने के बावजूद भी आप उसको फील्ड में जो है अच्छी तरह निभा पा रहे हैं। करते हैं हम लोग यहाँ पर, जब जो चीज़ हमने सेना में सीखी है वही सब कुछ हम लोग यहाँ पर कराते हैं, बच्चों को कराते हैं सेम उसी टाइप से। और जो एक नॉर्मल बच्चा होता है एक डिसिप्लिन के साथ, एक आधा तो सैनिक यही बन चुका होता है, उसको क्या कि एक डिसिप्लिन लाइन में हम लोग उसको लाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इंसान को या किसी को भी हमको एक लाइन में लाने के लिए सबसे पहले उसका दिमाग पे जाना पड़ता है, उसका दिमाग को हम लोग काबू करते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद बच्चे को
जिस लाइन से है, क्योंकि शुरू में हम तो उन बच्चों को पकड़ते हैं जो बच्चे बिल्कुल अपने घर वालों की नहीं सुनते हैं, समाज की नहीं सुनते हैं। उन बच्चों को कोशिश करते हैं हम लोग समाज में ला के हम लोग उसको एक नई दिशा दें और देशभक्ति के ऊपर वो समर्पित हो, ऐसा हम बच्चे के अंदर एक वो डालने की कोशिश करते हैं। सर, जिस प्रकार से आपने देशभक्ति की बात करी है, जिस प्रकार से आज के दिन में भारत सरकार ने जो है 4 साल की अग्निपथ की योजना को शुरू कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से युवा जो है आज के दिन में जो है देशभक्ति, जिसके अंदर देशभक्ति का सपना होता है, फिर भी वो अग्निवीर को ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ युवाओं का जो है ध्यान इससे मुड़ गया है सिक्योरिटी फोर्सेज से? आई हमारे लिए शुरुआत में काफ़ी चुनौती आई। जब रेगुलर आर्मी थी उस समय से हम लोग इसको कराते थे, क्योंकि जब हम 2019 में रिटायरमेंट आए तो रिटायरमेंट आने के मैं उससे पहले भी जब छुट्टी आता था तो मैं जहाँ पे बच्चे इस टाइप से थोड़ा बहुत करते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हम बताएं जो सेना का ज्ञान है जिस हिसाब से हो सके। क्योंकि हम लोग भी जब भर्ती हुए थे तो हमारे पास भी कोई ऐसा तौर तरीका नहीं था, तो कोई हम लोगों को छुट्टी आता था बंदा तो वो बताता था कि ऐसा करना, ये करना, वो करना, उससे हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ता था। वही चीज़ें हम लोगों ने कोशिश की थी कि मैं जब छुट्टी आता था तो तब भी मैं ग्राउंड में जाता था, तब भी लोगों को बताता था, तब भी युवाओं को समझाता था उस चीज़ के बारे में। मगर फिर वो 2019 जब मैं घर आया तो उसके बाद सोचा, पहले सबसे पहले एक अपना सिस्टम बनाया कि कैसे वो होगा, तो एक छोटी सी नौकरी पकड़ी। उसके साथ साथ में मैंने फिर युवाओं को जितना समय अपने पास रहता है तो उतना हम युवाओं के साथ ग्राउंड में देने का कोशिश किया, भले ही वो कहीं का युवा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो हमने समय दिया। तो वो एक, जैसे आपने पूछा कि सरकार ने 2019-2021 तक क्या रेगुलर आर्मी थी, रेगुलर चलती थी आर्मी, तो उसमें काफ़ी भीड़ रहती थी हमारे पास, काफ़ी लोग रहते थे, काफ़ी इंटरेस्ट था लोगों के अंदर कि फौज के अंदर जाना है, परमानेंट रहना है। और एक क्योंकि शुक्र हो जाता था परमानेंट के लिए, एक वो हो जाता था बंदा। तो उसके बाद से जैसे अग्निवीर योजना आई, उस समय सबसे बड़ी तो सरकार की एक बहुत बड़ी गलती रही, मैं तो गलती मानूंगा उसको अपने ढंग से। शायद सरकार के लिए वो सही चीज़ हो सकती है, क्योंकि उस समय कम से कम पूरे देश के अंदर 40,000 ऐसे लोग थे जिनका क्या रिटर्न था, और कुछ लोग तो उसमें भर्ती हो चुके थे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एनसीसी वाला बंदा होता है, तो एनसीसी वाला बंदा क्या है, वो अगर सी सर्टिफिकेट है तो वो ऑलरेडी उसका क्या है कि वो भर्ती हो चुका है, मतलब क्लियर हो जाता है, उसका रिटर्न नहीं होता था। तो ऐसे कई लोग थे जो निकल चुके थे उसमें, और कई लोग ऐसे थे कि जो निकलने थे, जैसे हम ही लोग, मेरे उसमें लगभग 120 बंदे थे उसमें जिनने रिटर्न दिया था, रिटर्न देना था। तो वो बात में पहले तो कुछ समय बाद होगा, फिर उसका तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद काफ़ी विरोध रहा, क्षेत्र में भी विरोध रहा, पूरे देश के अंदर विरोध रहा उसका। तो हम लोगों से भी बच्चों ने बोला, फिर उसके बाद सिस्टम के साथ हम लोगों ने सभी को ज्ञापन दिया। यहाँ से सांसद जी थे उस समय, हमारे सांसद जी को दिया। फिर उसके बाद अपना मुख्यमंत्री तक भी हम लोग, मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक जो हर ज़िले में हुई थी, उस बैठक में भी मैं था। नैनीताल ज़िले से हम लोग बैठे थे, यहाँ से हर ज़िले की जो मुख्यमंत्री साहब ने ली थी उसमें भी हमने ये बात रखी थी कि वो रिटर्न वाला जो है वो पहलू को आप उसको क्लियर करवाए, हो सकता है तो। फिर हमने अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक भी वो मैसेज पहुँचाया, तो सरकार को शायद वो ठीक नहीं लगा, शायद कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा ऐसा। तो वो लगभग एक जो 40,000 उस समय की जो वो थी, वो तो क्योंकि उनने पूरा कंप्लीट कर चुके थे, वो होने चाहिए थे, पता नहीं क्या उसमें दिक्कतें रही। तो उसके बाद क्या रहा, लोगों का कई विरोध रहे, कई चीज़ें ऐसी दिक्कतें आई हर जगह, हर क्षेत्र में, हर राज्य में। देखें यहाँ हल्द्वानी में भी काफ़ी विरोध रहा, यहाँ डंडे भी चल गए थे फोर्स का। तो बात में क्या है कि फिर इसमें जैसे हम लोग ग्राउंड में जाने लगे तो इक्के दुक्के बच्चे हम लोगों को मिल पाते थे। तो बात में फिर पहली भर्ती में हम लोगों को कमी रहा, फिर दूसरे बार में क्या कि फिर बढ़ा, फिर लोगों को थोड़ा हम लोगों ने भी प्रेरित किया आगे, ऐसे करके बढ़ते आज फिर देशभक्ति का एक लहर फिर से जाग उठी है। सर, जिस प्रकार से आप यहाँ पर जिस प्रकार से ट्रेनिंग दे रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपके पास कितने यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है अभी तक यहाँ पर आपकी उसमें फिजिकल ट्रेनिंग लगभग ले रहे हैं, और आपका क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, युवाओं का कितने यहाँ पर अपने कैरियर को पा चुके हैं? लगभग सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस से लेके अपना जो फॉरेस्ट सभी जगहों के बंदे
आते हैं हमारे पास, तो लगभग अभी तक अनुमानित हम तो कोई उसका आंकड़ा रखते नहीं है, क्योंकि जो भी आया हमने दे दिया, तो उससे ज़्यादा हमारा कोई मतलब नहीं। कोई आ गए मिल लिए तो ठीक है, नहीं भी मिले तब भी कोई ठीक वो नहीं है, क्योंकि हमारा निःशुल्क है। तो अब निःशुल्क में आपको पता ही है कि वही रहता है, ज़्यादातर लोग आते हैं मिलते हैं, तो हम उनका कोई वो नहीं रखते हैं कि हमें कोई एकेडमी तो चलानी नहीं है, हमें तो एक समाज सेवा करें। समाज सेवा के हिसाब से हम सोचते हैं कि किसी भी जगह लगभग 1500 का आंकड़ा हम लोगों का लगभग हो चुका है। 1500 के आसपास बंदे हो चुके हैं। अभी आज ही भर्ती है रानीखेत में। हाँ, रानीखेत सोमनाथ में आज ही दौड़ हुई है। कुछ बंदों के मेरे पास फ़ोन आ गए, हम निकल गए करके। आज भी इधर से लगभग 300 के आसपास बंदे गए हैं। तो अब देखते हैं आगे, लगभग 1500 के आसपास अभी तक यहाँ से निकल चुके हैं। मैं उस इलाके में हूँ अभी जो हल्द्वानी लाल कुआं बिंदु खत्ता का इलाका पड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में ये पड़ता है, और ये एक सैन्य बहुल इलाका है। जैसा कि यहाँ पर प्रकाश जी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कई जो है जवान जो है देश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत देश के लिए जो है अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके हैं, बलिदान हो चुके हैं। कई यहाँ पर सेना मेडल हैं, और अशोक चक्र जो है इसी विलेज और इसी नगर से जो है यहाँ पर से पर्टेन करते हैं। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे प्रकाश चंद्र जी से, जो कि यहाँ पर एक जो है समाज सेवा के तौर पर जो है एक फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है युवाओं को प्रेरित करते हैं और उनको जो है मुफ्त में जो है यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारा ये बिंदु खत्ता क्षेत्र है, ये लगभग पूरा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, और इसमें लगभग 70% हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल, ऐसे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और बिंदु खत्ता क्षेत्र अपना पूरे जो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, हर ज़िले के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और इस बिंदु खत्ता क्षेत्र ने देश को 18 शहीद यहाँ पर हमारे बिंदु खत्ता ने दिया है, जो कि हमारा मुख्य मार्ग है। जब लाल कुआं से हम बिंदु खत्ता की ओर प्रस्थान करते हैं, तो हमारे मुख्य में हमारा शहीद स्मारक जो बना है, उसमें हमारे पूरे शहीदों का हमने शहीद स्मारक बनाया है, और उस पूर्व सैनिक संगठन बिंदु खत्ता द्वारा ये बनाया गया है। और सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सभी संगठन वाले उनको हर ऐसे समय में सम्मानित करते हैं। और इसी सबसे बड़ी बात मैं जो बता दूं आपको, इसी बिंदु खत्ता ने आपको अशोक चक्र यहीं से आपको मिला हुआ है। देश को एक अशोक चक्र दिया है इसी बिंदु खत्ता क्षेत्र ने। और अशोक चक्र मोहननाथ गोस्वामी, जो कि 9 पैरा से थे, और 2015 में वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। तो वहाँ पे एक शहीद के नाम से हमने, मोहननाथ गोस्वामी के नाम से, एक बहुत भव्य गेट बना हुआ है, जो मुख्य द्वार, अगर बिंदु खत्ता की ओर आप आते हैं तो मुख्य द्वार पे वो बना हुआ है। तो ये बिंदु खत्ता क्षेत्र पूरे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें किसी के चचा ताऊ कुछ न कुछ हर परिवार यहाँ पर सेना से जुड़ा हुआ है। तो सभी में एक प्रकार की देशभक्ति की यहाँ पर चिंगारी टाइप की है। युवाओं में घर से एक ऐसी प्रेरणा मिलती है, ऐसे संस्कार मिलते हैं जो कि सेना के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसी तर्ज पे हम लोग भी अपना कुछ सहयोग अपने क्षेत्र के युवाओं को दे देते हैं, और जिससे कि आज जब से हम लोग यहाँ पे रिटायरमेंट आके हम लोगों ने ये जो काम समाज सेवा का करना शुरू किया, तो लगभग यहाँ पे 1500-1600 बच्चे हम लोग अभी सेना अर्धसैनिक बलों में हम यहाँ पर भेज पाए हैं। और आगे भी हमारी ये सेवा जारी रहेगी। इसमें भी आज भी जैसे सोमनाथ में भर्ती है, तो आज भी 300 बच्चे हम लोगों के बीच से यहाँ पर टेस्ट देने वहाँ पे गए हैं। तो ये भी कल तक हम लोग तैयार करा ही रहे थे बच्चों को, आज सभी टेस्ट के लिए निकले हैं। कुछ बच्चे और हैं, उनके लिए भी हम सुबह जाएंगे। और बाकी मैं इस क्षेत्र की खासियत है, लगभग 10 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ क्षेत्र है बिंदु खत्ता। मेरे ख्याल से उत्तराखंड का ये दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव होगा, कहीं पहले भी पहला नंबर का भी ना हो। तो बहुत बड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बाकी इसका
यहाँ पे सरकारें आती हैं, कई टाइम से शहीदों को सम्मान मिलता है। एक सम्मान हमारा फिर से अभी 25 तारीख की डेट तय उनकी करी है। उनको जो अपना 2022 के बाद वो शहीद हुए हैं, लालकुआं में निवास करते हैं, धर्मेंद्र कुमार उनका हैं, शहीद धर्मेंद्र कुमार नायक सुबेदार, तो उनका भी एक सैन्य सम्मान होना है जो अपना देहरादून में शहीद स्मारक जो बन रहा है, तो उसमें उनके घर से मिट्टी जानी है। उससे पहले वाले शहीदों का सरकार द्वारा जो वो यहाँ से मिट्टी गई थी, घर घर से मिट्टी वाला जो कार्यक्रम किया था, तो उसमें वो शहीद नहीं हुए थे। उसके बाद में वो शहीद हुए थे, तो 25 तारीख का हम लोगों के भी हमने एक कार्यक्रम रखा है। ये 25-26 जो भी होगा आसपास में इसी महीने वो कार्यक्रम होना है, और उसके बाद वो मिट्टी जाके जहाँ रखी गई है उनके साथ रखी जाएगी और वहाँ पे देहरादून में उसका कार्यक्रम होगा। ये सब चीज़ें इस गांव की विशेषता है। यहाँ पे बिल्कुल एक ही मूल के लोग ज़्यादा निवास करते हैं और देशभक्ति की अपने आप ही एक यहाँ पे भावना प्रेरित होती है। तो सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 1500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सर आपको जो है जिस प्रकार से आप समाज सेवा मुफ्त में करा रहे हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप अपने जो है जेब से भी पैसे खर्च कर रहे हैं और आपके उसमें कई सारे ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे जिनको आप सेवा दे रहे होंगे, और किस प्रकार से आप मैनेज कर पाते हैं जबकि आपको पेंशन भी इतनी नहीं मिल पाती, कम पेंशन मिलती है फिर? ये तो आप देखो, एक किसी चीज़ का देशभक्ति का जो जज्बा है, तो उसमें क्या है कि अपने खर्चे काट के ये सब चीज़ें करने होते हैं, क्योंकि हमें तो देश से प्रेम है। हमें सेना वो सिखाती है कि हम कभी भी कितना ही भी कुछ करें तो देश के प्रति गद्दारी हम लोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारा एक देश प्रेम है, तो उसी में से हम लोग अपने खर्चे में से करा के वो सब चीज़ें करते हैं। आते हैं लोग जैसे भर्ती हो जाते हैं, तो उनके माँ बाप आते हैं, उनके गार्जियन आते हैं हमारे पास पैसे लेके, कोई कुछ लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आता है। हमने आज तक ऊपर वाली की कृपा से किसी से कुछ लेने की हमने ऐसी वो की नहीं। लोग कभी, क्योंकि जो भी आते हैं तो गरीब बच्चे ही आते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो तो एकेडमी में भेजता है, जितने भी रहते हैं। अभी एक बीच में पिछली बार के उसमें है, तो अपना कहीं कर्ज लेके 30,000 रुपये लेके हमारे पास पहुंची थी माता जी। तो हमने बोला, माता जी आपके पास तो कैसे, क्या ये ऐसे क्यों आप आ रहे हो? हमने कभी कुछ बोला बेटा आपने हमारे बेटे को वो किया है तो बनता है। मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा आप इसको ऐसा करके, यहाँ ऐसी ज़रूरत ही नहीं, ऊपर वाला दे रहा है, सब सिस्टम हमारा रास्ता चलना चाहिए, बस बाकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सर, जिस प्रकार से आज के दिन में ये देखा जा रहा है कि कई सारे कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं फिजिकल एकेडमी के नाम से, फिजिकल ट्रेनिंग, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन वो मोटा पैसा ले रहे हैं। और नंबर दूसरा, उसमें मोटा पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जो है किसी गर्ल्स की या किसी बच्चों के जो है उनकी प्राइवेसी को जो है उनकी जो है पब्लिक कर रहे हैं प्राइवेसी को सोशल मीडिया के दौरान। जबकि हमको जो है भारत सरकार के अंतर्गत जो हमें राइट टू प्राइवेसी का जो है कानून बना है, लेकिन हम जो है किसी से बिना पूछ के जो है, जबकि जो है उन पर जो है कल के आगे दिन जाके जो है जब कोई गर्ल्स अगर वायरल हो जाती है, कोई बॉयज वायरल हो जाता है, उससे उन पर जो है गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या कहना चाहेंगे अपने विचार से? एक तो फीस भी ले रहे हैं, नंबर दूसरा जो है ये जिसे हम लोग आजकल देसी भाषा में छपरी बोलते हैं, तो उसमें क्या कह सकते हैं जब वो गर्ल्स की फोटो को वायरल करते हैं, वीडियोस को वायरल करते हैं, बॉयज़ के करते हैं, ये सोशल मीडिया सेंसेशन, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर प्लीज़? सर आजकल तो सोशल का तो है ही, समय तो सोशल का है। हर आदमी चाहता है मैं सोशल पे आऊँ, चाहे वो बच्चा है या कोई भी है, कोई भी एकेडमी है, और उसी से उनका प्रचार प्रसार भी हो पाता है। तो ख़ास तौर से ऐसी कुछ चीज़ें वो सोशल पे न डालें जिससे क्या कि दिक्कतें पैदा हों। कल के दिन जो एकेडमी है या फिर कोई भी संस्थान ऐसा है जिससे कि वो संस्थान का ही नाम खराब हो, ऐसी चीज़ें न डालें। बाकी तो आजकल सोशल पे हर आदमी चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि मैं सोशल पे रहूं। मैं तो कभी सोशल पे डालता नहीं था, डालता भी था तो मैसेज मेरा ये रहता था कि कल को इतने बजे इतने टाइम में वहाँ पे ये रहेगा, आज ये यहाँ पे ये हुआ है करके एक मैसेज के थ्रू, सोशल के थ्रू मैं मैसेज करता था। मगर बच्चों के द्वारा ही अभी मेरा भी अकाउंट खोल दिया गया है, वो बच्चों ने ही खुलवाया है मिश्रा जी के नाम से। हमारा भी एक वो क्या है इंस्टाग्राम पे वो डाला हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसमें इस बार काफ़ी वो भी चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं, काफ़ी मैसेजें भी आ रही हैं। और फेसबुक पे तो मैं रहता ही हूँ, उतना और चीज़ें डालते रहता हूँ क्योंकि मेरे पास भी सोशल का काम है। पूर्व सैनिक संगठन जिला नैनीताल बिंदुकर्ता
जिला नैनीताल पे जो अपना संगठन है उसका सोशल का काम मैं देखता हूँ, तो वो तो मेरे को भी डालने पड़ते हैं कभी कभी ऐसी, तो संगठन की ओर से। बाकी जो है ख़ास तौर से मैं संस्थानों से तो यही बोलूँगा, आप ध्यान दें जिससे कि आपका संस्थान क्या है कि कल के दिन दिक्कत हो जाए, बच्चे के लिए तो होगी, पर्सनल के लिए भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर, जिस प्रकार से ये देखा गया है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस बात को, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है हॉस्टल में छापा मारना, ऐसे वीडियो वायरल हो रही, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो चला रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे, गर्ल्स के हॉस्टल में छापा मार रहे हैं, जबकि वहाँ पर कोई लेडी इंस्ट्रक्टर नहीं है, फीमेल साथ में नहीं है, फिर भी जो है उनके हॉस्टल में जाना, ये किस तरह जो है दिखाता है हमको जो है, जबकि फौज में हमको एज ए इंडियन आर्मी वेटरन और आप भी एक पूर्व सैनिक हैं, ये किस तरह से डिसिप्लिन को दिखाता है, जबकि फौज में इस प्रकार का डिसिप्लिन कभी नहीं दिखाया जाता। हमें गर्ल्स के आई कांटेक्ट करने के लिए बोला जाता है और कभी ऐसे नजरी से नहीं देखने के लिए, और अकेले नहीं जा गर्ल्स के सामने इस तरह से किसी प्रवेश नहीं कर सकते, इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन फौज के डिसिप्लिन के अंदर आता है। और नंबर दूसरा, उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो अपने गार्जियंस हैं, जो अपने बच्चों को इतने दूर घर भेजते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं? इस पे तो क्या है कि संस्थानों ने तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ में सरकार ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे वीडियो ऐसे वो अगर कोई वायरल होते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाद में ख़राब होने से पहले यही चीज़ों पर एक्शन होना चाहिए, है नहीं। और घर वालों ने भी इसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। घर वाले भी अगर अपने बच्चों को ऐसे छोड़ रहे हैं, अगर अपना खाली एक वायरल होने के लिए आप लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं तो ये तो गलत है, ये गलत चीज़ है। क्योंकि भैया हम तो इंडिया के अंदर रहते हैं, ये चीज़ें इंडिया के अंदर चलती नहीं है। और फिर आर्मी के अंदर तो इंडियन आर्मी के अंदर तो ऐसा चीज़ है ही नहीं, कहीं उतना ही सीमित रहता है, उतने तक ही सीमित रहता है। जिस एरिया में अगर हमारे फैमिली क्वार्टर्स भी होते हैं तो उस एरिया में हमारे फौजी बंदे को जाने की कोई वो ही नहीं रहता है वहाँ पे, उस क्षेत्र में तो उसको आउट ऑफ बाउंड्री रहता है। तो ऐसा कुछ संस्थानों ने भी ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। तो मैं सभी से निवेदन भी करूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से, तो इस पे आप लोग सभी ध्यान दें। सर, आजकल किस प्रकार से युवाओं का जो अपने देश के प्रति जो है प्रेम और सेना को ज्वाइन करना है, उसके प्रति आजकल के युवाओं का किस तरह से माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट सेना के प्रति तो हमें ज़रूरत है। यस सर, ज़रूरत है, देश को भी ज़रूरत है इसकी। तो इसके लिए हम लोगों को ख़ास तौर से मैं तो ये बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम जितने भी पूर्व सैनिक आते हैं या फिर समाज में ऐसे लोग हैं कि युवाओं को प्रेरित करें, देश के प्रति प्रेरित करें, एक अच्छा मैसेज डालें जिससे कि वो कल के दिन देश के प्रति समर्पित रहें। कभी भी ज़रूरत पड़ने पे, जैसे अग्निवीर है, आज 4 साल के लिए कर रहा है वहाँ पर 4 साल। मेरा जो मानना है, सरकार को जिस समय अग्निवीर की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय के लिए सरकार ये सोचती कि हम लोग उनका यूज करेंगे अग्निवीर का, और होगा देश के लिए। अगर ट्रेनिंग उनने अगर देश के अंदर ली है तो जिसमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें उनका यूज किया जाएगा। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम रिटायर आ जाते हैं तो हमारी जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी बीच में एक आध युद्ध आपने देख दिए थे, इसमें भी हम लोगों के नाम आ गए थे। 6-7 साल हम लोगों की होगी थी सर्विस, तो हम लोग को भी बोला था, तैयार रहने के लिए बोला था सेना की ओर से। तो ऐसे ही उनको भी उन लोगों की ज़रूरत है देश को, इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग लिए रहेंगे जिसमें ज़रूरत पड़ेगी। हम देखो हमारे हर साइड से तो खतरा है, पाकिस्तान, चाइना, बंगाल, इस हर जगह से चल रहा है, बांग्लादेश का भी अभी ऐसी है, तो ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसलिए देशभक्ति का जज्बा हम लोगों को अंदर, हमने जवानों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर दृढ़ संकल्प के साथ उनको ऐसा बनाना है कि जब भी ज़रूरत पड़े सबसे आगे वो खड़े हों। सर, जिस प्रकार से जो अभी आपने अग्निवीर की 4 साल की लेकर बात करी, अग्निवीर की जो है 4 साल की सर्विस है। बीच में ये सुनने आया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से कि सरकार जो है इसमें जो है इससे प्रतिशत बढ़ा सकती है, लेकिन जो 4 साल बाद जो घर आ जाएंगे उनके लिए जो री एम्प्लॉयड का जरिया जो है, सरकार ने 10% रिजर्वेशन की बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट और अपना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर CRPF और
एसएसबी और जो असम राइफल और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको 10% रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी 10% रिजर्वेशन की बात की गई, लेकिन नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो स्टेट में जिसमें नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें क्या गारंटी है कि वहाँ पर अपोजिशन वाली गवर्नमेंट है, और क्या गारंटी है कि उनको जो है रीएम्प्लॉय के लिए जो है वहाँ पर रिजर्वेशन मिल पाएगा। अग्निवीर जो आपका जो 50% बोल रहे हैं, जो अभी सरकार द्वारा गाइडलाइन है उसमें 25% ऐसा कुछ है शायद। हाँ। 25% बोला है, अभी 50% के लिए चल रहा है। हाँ। इस पे अभी थोड़ा सोशल मीडिया इलेक्टिंग इस मीडिया में ये चीज़ें चली हैं, मगर जो वो अभी फिलहाल क्या है 25 वो लोग रेगुलर करेंगे। उसका करने का भी जो अभी सिस्टम सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है कि वो सारे जितने भी अभी अग्निवीर गए हैं वहाँ पे वो एक बार फिर सभी घर आएंगे, और फिर उसमें से 25% उन लोगों को जो उनको लगेंगे कि इनका डिसिप्लिन ठीक है, इनका बहुत बेहतरीन है। अगर सेना के अंदर कोई ट्रेनिंग कर लेता है तो मेरे ख्याल से उसका डिसिप्लिन बढ़िया हो जाता है। अगर वो 2-4 साल कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल की ट्रेनिंग ले ले तो लगभग बंदे 1-2% मान सकते हैं कि जिनका वो रहता है, तो लगभग सेना के लिए तैयार सब लोग हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अब उनको मेरे ख्याल से सेना के लिए भी बहुत दिक्कत रहेगी इनको 25% में लाने के लिए। कैसे उनको छांटेंगे ये तो पता नहीं, वही लोग सोच सकते हैं, या फिर उस पर भी कुछ आने वाले समय में कुछ और नज़र आएगा। तो ये है। बाकी सरकारें बोल रही हैं, राज्य सरकारें बोल रही हैं, जैसे अभी धामी जी ने भी बोला हमारे कि 10% हम लोग रिजर्वेशन देंगे इनको, तो 10% बाकी आपका 25% वहाँ होगी, 10% ये होगी 35%, बाकी परसेंट कहाँ जाएगा? ये भी थोड़ा एक सवाल आता है। चलो स्टेट गवर्नमेंट में कुछ लोग आ जाएंगे तो फिर भी 50% तो बचेंगे ना, तो इस हिसाब से तो थोड़ा दिक्कत आएगी आने वाले समय में। अब देखो सरकार उसको कैसे मैनेज करती, कैसे क्या करती, वो उनका अपना है। जब इतनी बड़ी योजना वो लेके आए तो मैनेज भी कर लेंगे वो। बाकी भाई जिन राज्यों में सरकार नहीं है उन राज्यों में थोड़ा टफ रहेगा। टफ इसलिए क्योंकि मानेगी नहीं सरकार, मानेगी अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की है, कांग्रेस क्यों उनको करेगी? कांग्रेस देगी तो फिर उनको फायदा होगा, या तो फिर वो अपने हिसाब से वो करेंगे, उसको कर भी सकते हैं, करेंगे, क्या पता वो 10% नहीं, वो क्या 50% भी दे सकती है, 20% भी दे सकती है ना। सर आपको नहीं लगता है इस पर जो है एक अलग से कानून पारित होना चाहिए, संसद के द्वारा जो है बिल पारित होना चाहिए कि जो है ऑल इंडिया के अंतर्गत जो है 10% रिजर्वेशन लागू रहेगा, स्टेट भी उसमें इंक्लूड होंगे, चाहे पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो उनके लिए जो है कंपलसरी होगा। होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। यही मैं बोलना चाह रहा था आपसे। ये अगर उधर से संसद से अगर ये पास हो जाता तो सबको मानना पड़ेगा, उस चीज़ को करना पड़ेगा, नहीं तो वही है, वही सरकारें अपनी चलाएंगी, अपने सिस्टम से चलेंगी, क्योंकि जहाँ उनको जो भी है, हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है, अब फायदे के हिसाब से काम करेंगे। सर जिस प्रकार से एक इंडियन आर्मी के अंतर्गत एक सोल्जर होता है वैसे एक अग्निवीर है, 4 साल की ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद वो घर आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई का जो है ध्यान जो है उसका बढ़ जाता है, क्योंकि 24/7 आवर्स जो है फौज के अंदर ड्यूटी करता है। जैसे कि मैं भी एक एक्स सर्विस मैन हूँ, तो मुझे याद है अभी भी जो है मैं 3 बजे उठता था। जब मैं सीनियर बन गया था तब भी 4 बजे उठता था, सीनियर बनने के बाद थोड़ा सा 4 बजे उठता है, लेकिन जवान जो है 4 बजे 3 बजे ऐसे उठ जाता है, तो यूँ कहा जाए कि उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो 4 साल तो अपने गेम्स में और इधर फील्ड में, फेंस में इत्यादि में वो अपनी ड्यूटी लगा लेगा, तो उसको स्टडी का टाइम नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से जब वो रिटायर होगा तो जब एग्ज़ाम के लिए वो बैठेगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठेगा, तो उसका जो पेपर है एग्ज़ाम पेपर, क्या वो सिविलियन जो लड़का है उसी के बराबर उसका एग्ज़ाम पेपर होगा, या उसको किस प्रकार से तय किया जाएगा कि वो वहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन को जो है फाइट कर पाएगा? क्या सरकार जो है उनके लिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है रिजर्वेशन कर पाएगी? ये तो बहुत सोचनीय विषय है सरकार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि जब एक सिविल में बंदा कंटिन्यू उससे जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो वो बंदा तो एक सही स्थिति में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सब डाइवर्ट हो जा रहा है ना, इधर कुछ कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल डाइवर्ट, और फिर समझ दे नहीं पाएगा, पढ़ाई को तो बिल्कुल समझ देगा, पढ़ेगा भी तो वो हथियारों के बारे में पढ़ेगा, जो फौज से रिलेटिव जो भी सामग्री है उसके बारे में देखेगा। तो यहाँ तो उसका यहाँ पे सरकारों ने, जो मेरा मानना है
यहाँ पर सरकारों ने जैसे हम लोगों को अभी रिजर्वेशन मिलता है उसी टाइप से उनका अलग से एक वो होना चाहिए, एक अलग से एक सिस्टम बनना चाहिए, उसके अंदर का उनका अलग से टेस्ट होना चाहिए। जैसे अभी होता है, जैसे अब अभी कोई रिटायरमेंट आ गया तो हमारे पूर्व शेड्यूल एक कोटा बना हुआ है, सेम उनके लिए भी एक कोटे के तहत उसी में से उन लोगों को लेना चाहिए। जो सर थोड़ा सा पॉलिटिक्स की ओर जाते हैं, थोड़ा सा अपोजिशन पार्टी हमेशा ये कहा करती है कि जो अग्निवीर है उनकी जो है ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग है या उनकी ट्रेनिंग कम है, जबकि जो है पहले रिक्रूटमेंट होता था उनके 9 महीने की ट्रेनिंग, इवन जो है 1 साल तक लग जाता था कहीं पर। मैं खुद हूँ, मैंने 1 साल की ट्रेनिंग ली है, कम से कम मुझे 12 महीने लग गए थे, इवन ज़्यादा मुझे जो है पलटन में जाने तक इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। तो वैसा होता था पहले। तो उस प्रकार से जो है अपोजिशन पार्टी करती है कि उनको जो है अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। आपका इस बारे में क्या कहना इस बारे में क्या कहना आपका? क्या वो एक रेगुलर सोल्जर जो पहले होता था और जो अभी अग्निवीर बन के जो है पलटन में जा रहा है, अपनी बटालियन में जा रहा है, क्या उन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है या कोई ऐसे डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, अंतर नहीं दिखाई देता? अंतर तो काफ़ी अंतर आएगा, क्योंकि जहाँ 9 महीना तो वहाँ 6 महीना, तो 3 महीने का तो सीधा अंतर इधर हो जाता है। और जहाँ सीखने का समय होता है, जहाँ की एक परिपक्व होता है सैनिक, तो वहाँ हम लोग क्या है कि वहाँ पर ट्रेनिंग ख़त्म कर दे रहे हैं अपनी, है नहीं। और 6 महीना जो ये तो बेसिक ट्रेनिंग है, हम बेसिक ट्रेनिंग ले पा रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो घर आ जा रहे हैं, चलो उनका तो एक बार के लिए हम मानते हैं, मगर जो सेना में कंटिन्यू रहेंगे उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उनको फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, जो यूनिटें हैं उनको काफ़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, काफ़ी समय उनके पास देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो इस ढंग से ये थोड़ा मैनेज हो सकता है, नहीं तो दिक्कतें रहेंगी रेगुलर और उसमें। सर आजकल के जो युवा हैं, आजकल के युवाओं के लिए जो है आपके क्या विचार हैं कि वो देशभक्ति के प्रति अपने देश के लिए किस प्रकार से सजग हो सकते हैं, वफादार हो सकते हैं, और अपने देशभक्ति, अपने देश के लिए जो है प्रेम के लिए, जो अपने फर्ज को समझने के लिए जो किस प्रकार से अपने युवाओं को जो है आप मार्गदर्शन दे सकते हैं? मार्गदर्शन सर, मेन तो सबसे बड़ी बात है जिस चीज़ पे मैं चला हूँ, सबसे पहले अगर नशे से अगर दूर रहे बच्चा। नशा एक ऐसी चीज है, वो तो पूरा ही नाश कर दे रहा है, पूरा सिस्टम, पूरा क्षेत्र को नाश कर रहा है, राज्य को नाश कर रहा है, देश को भी नाश कर दे रहा है। तो नशे से हम लोगों को क्या है, इस पे सरकार ने भी थोड़ा बहुत इस पे विचार करना चाहिए, सरकार भी इस पे थोड़ा ध्यान दे। नशा अगर हमारे युवाओं में नशा, तो हमारी युवा पीढ़ी तो पूरी खत्म होते जा रही है। कहाँ देशभक्ति भर पाएंगे हम उनके अंदर? वो तो 20 साल 25 साल 20 साल के अंदर तो पूरा खत्म हो जा रहा है, 25-26 साल में तो बिल्कुल खत्म, सिस्टम ही खत्म हो जा रहा है उनका। तो इसमें क्या है कि जो नशा है, ये बाहरी देशों का भी इसमें बड़ा हाथ है। बाहरी देश भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं कि इंडिया को कैसे ख़त्म किया जाए, है नहीं। तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए नशे की बड़ी व्यवस्था बाहर बूर से आ रही है। जैसे हमारा ही है, कई बार यहाँ पे हमारा पुलिस प्रशासन ने हम पूर्व सैनिकों को यहाँ पे चौपाल के थ्रू, नाइट चौपाल, जो रात की इनकी चौपाल लगती है, या अलग ढंग से उनने कई ढंगों से उनने हमको बोला कि हम लोगों का साथ दो। हमने दिया भी साथ और देते हैं, हमेशा हम उनके साथ पे रहते हैं। तो कई बार हमने बात भी करी उनसे। क्षेत्र है, शांतिपुरी है, अभी मैन हाईवे से थोड़ी जाएगा जो नशा यहाँ पर लेके आ रहा है। वो अंदर से आते हैं, अंदर गाँव से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। वो हमने उस दिन उसमें एसपी साहब थे यहाँ पे, एसपी साहब आए थे यहाँ पे, यहीं बिंदुकत्ता में। मैंने उस दिन ये बात रखी थी उन लोगों के बीच में कि मैंने कहा ऐसे इनको थोड़ा बाहर वालों पे भी आप कंट्रोल रखिए और अंदर वालों पे भी थोड़ा कंट्रोल रखिए, और अपना भी थोड़ा बहुत सिस्टम बनाइए कि ऐसा जो, मगर इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। नशे के ऊपर तो देखो हमारे तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया है। हर घर में एक न एक नशेड़ी पड़ा हुआ है, हर घर में एक नशेड़ी ऐसा है जिसने पूरा परिवार का सिस्टम खत्म करके रखा है। और समाज में आपका नहीं भी है तो समाज में कम से कम 25% ऐसे हैं जो नशे के से बिल्कुल बेहाल है। सर जिस प्रकार से अपोजिशन पार्टी हमेशा जो है, जो सत्ता में बैठी काबिज एनडीए सरकार है, उसके लिए जो है एलिगेशन लगाती है, इवन जो पब्लिक भी जो है एलिगेशन लगाती है कि जो अग्निवीर बलिदानी हो जाते हैं अपने देश के लिए, सेक्रीफाइस करते हैं, और एक रेगुलर सोल्जर भी जो है सेक्रीफाइस करता है, लेकिन उनके जो बलिदानी होते हैं तो उन दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस, अंतर को देखा गया है। ऐसा अपोजिशन पार्टी का एलिगेशन है, इवन पब्लिक का भी ये कहना है। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? क्योंकि इसके बारे में मेरे को तो इतना जानकारी नहीं है, मगर
अभी जो बीच में सुना था हमने कि अभी गवर्नमेंट उनको भी शहीद का दर्जा दे रही है, पहले नहीं दे रही थी शायद, यानी अभी इस समय शहीद का दर्जा दे रही है। जैसे पंजाब वाले एक आध केस आए थे बीच में, तो देखिए मेरा तो एक ये मानना है, मैं अपने तरीके से इस चीज़ को बोलूँगा। मेरा ये तरीका है, देखिए जब शहीद होता है, शहीद 1 साल के अंदर रेगुलर आर्मी का भी शहीद हो रहा है और 1 साल के अंदर अग्निवीर भी शहीद हो रहा है, तो शहीद में कहाँ ये रह गया कि तुम अंतर डालो उसमें। भाई वो भी सेम जगह पे जा रहा है, वो भी ग्लेशियर में शहीद हो रहा है, वो भी JNK में शहीद हो रहा है, वो भी आपका क्या कहते आसाम में, मणिपुर में, वो भी वहीं शहीद हो रहा है, उसी जगह पे वो नौकरी कर रहा है नहीं। तो उसमें अंतर डालने की तो सरकार की ऐसी कोशिश होनी नहीं चाहिए। उसको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए, पूरा जितना एक रेगुलर आर्मी को मिलता है उतना ही उसको भी दर्जा मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी तो सरकारें कर ही रही हैं, अपने ढंग से कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार जिस प्रकार से जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है अग्निवीरों ने अपना दमखम दिखाया है, और जिस प्रकार से हम एडी की बात करते हैं, एयर डिफेंस की बात करते हैं, या आरटी के अंदर, या आर्मर्ड के अंदर, या इन्फेंट्री के अंतर्गत, एयरफोर्स वायु अग्निवीर की बात करते हैं, तो सब ने मिलकर जो है हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने दमखम को दिखाया है। क्या सरकार जो है फ्यूचर में जो है आने वाले समय में जो है अग्निवीर के लिए जो है उनको प्रतिशत को बढ़ाने के लिए या कोई परमानेंट करने जैसे कोई आपको लगता है कि इस प्रकार से विचार कर सकती है? विचार करना चाहिए, करेगी सरकार, ऐसी बात नहीं है, लगता है हमें होगा, और विचार करना चाहिए। अगर नहीं भी करती तो करना चाहिए विचार, क्योंकि भाई जरूरत तो है, हाँ जरूरत है सेना की, तो उस पर विचार होना चाहिए। और कहाँ से आएंगे आने वाले दिन, आने वाले समय में चलाने हैं, हथियार चलाना है, सब कुछ सिस्टम तो वही है ना। नफरी कम करने से थोड़ी होगा, चलो थोड़ी बहुत मान सकते हैं हम, नफरी कम हो जाए, मगर ये है कि पूरा ही सिस्टम ही वो कर दें तो कैसे होगा। चलाना पड़ेगा, सरकार को वो चीज़ें तो रखनी पड़ेंगी, है ना। ये है, सरकार इस पे करेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में जरूरतें हैं उसकी। बीच में ये सुनाई दे रहा था सर, जैसे कि पंजाब के अंतर्गत ये सुनाई दे रहा है कि अग्निवीर में भर्ती होने के लिए जो है वहाँ पर संख्याओं में कमी आ चुकी है। ऐसा प्रिंट मीडिया में मैं पढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मुझे जो है सुनाई दे रहा था इस प्रकार से। तो आपको लगता है कि हर एक इंडिया के अंदर हर स्टेट में इस प्रकार से जो है फौज में अग्निवीर के लिए जो है प्रति रुझान कम हो रहा है, इसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? फिलहाल पहले तो काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिली थी, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, पहले काफ़ी चीज़ें मिली थी, मगर अभी क्या है, लोग बाग को ये लग रहा है कि यार ऐसा है कि हम लोग सेना में 4 ही साल तो करना है, 4 साल करके चलो हमारे पास 20-30 लाख रुपए आ जाएगा, कुछ नहीं तो अपना आके कोई कोर्स कर लेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है वो सोच रहा है कि कोर्स कर लेंगे, हम लोग आके कुछ ना कुछ वो कर लेंगे, मगर इस टाइप से भी लोग जोड़ रहे हैं, ये नहीं कि 100% वो इस टाइप से भी जोड़ रहे हैं और जा रहे हैं। और अब देखो 4 साल के बाद भी, अभी तो 4 साल पूरे हुए नहीं है, आने के बाद ही इस चीज़ का हम सही से वो कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से भारत सरकार ने जो है यहाँ पर हम जिस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हमें जो है राइट टू स्पीच के अंदर जो है बोलने का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर सरकार को आप सजेशन देना चाहते हैं तो क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम तो पहले भी बताया था, मैं तो पहले सही नहीं लगा था, उस समय हम लोग गए थे तो शायद मेरे ख्याल से जिस समय ये मुख्यमंत्री साहब ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये लिया था, तो उसमें एक मैं और एक अल्मोड़े से और एक उत्तरकाशी थे, 3 ही लोग थे जिनने थोड़ा बहुत बोला था इस विषय पे, बाकी लोग तो सही बोले थे, सही था। तो हमें तो क्या कि हम जो सत्य है वही बोलते हैं और जो हमें सही लगता है वही चीज़ें हम करते हैं। तो मैंने उस समय ही बोला था इस पे कि थोड़ा इस पे एकदम से आप स्टेप ले रहे हैं, तो इसको हल्के हल्के करके भी ये हो सकता है, जैसे कुछ यूनिटें कर दी, कुछ ये कर दिया, कुछ ऐसे करके इसको ट्राई किया जाए। और बाकी सजेशन तो सरकार को क्या देने हैं, सब ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, देशभक्ति का एक जज्बा बंदों के अंदर आ रहा है, ऐसी बात नहीं, हो रहा है। अगर आप युवाओं को, अगर कोई अपना युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित करना, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आजकल के युवा हैं? जिस प्रकार से आपने पहले भी बात करी थी, नशा की बात करी थी और देश के लिए जो है समर्पित होने की बात करी है, तो इस प्रकार से आप किस प्रकार से युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मेरा तो एक ही संदेश है, सबसे पहले आप
अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है तो 4 साल आप इंडियन आर्मी को देखें। अगर आप 4 साल इंडियन आर्मी को देखेंगे तो आपको पूरा सिस्टम पता लगेगा। पूरे समाज में आप हर आदमी की इज्जत करेंगे, हर आदमी को सम्मान की नज़र से देखेंगे और काम करने के तौर तरीके आपके बदल जाएंगे और सबकी इज्जत करेंगे और एक डिसिप्लिन में आप लोग रहेंगे। कहीं उसके बाद आने के बाद भी आप घर आते हैं तो एक डिसिप्लिन आपके अंदर परमानेंट के लिए वो बना रहेगा। जैसे एक सैनिक के अंदर बनता है वो आपके अंदर बनेगा। देशभक्ति की एक भावना आपके अंदर परमानेंट के लिए बनी रहेगी। तो इसलिए हर युवा से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले अपने 4 साल सेना को दें। नमस्कार प्रकाश जी, आपने देशभक्ति डायलॉग और देशभक्ति डायलॉग को दर्शकों को जो है अपने व्यक्तित्व और अपने विचार प्रस्तुत किए और जो है युवाओं को जो है एक दिशा निर्देश, एक संदेश देने का, और ख़ास तौर पे जो है जो आजकल कई प्रकार के कोचेस टूर चल रहे हैं उनको भी आपने जो है एक सबक के तौर पर उनको बात करी। अपने जो है सरकार के प्रति भी अपने विचारों को आपने व्यक्त किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और देशभक्ति डायलॉग की ओर से आपको जय हिंद, नमस्कार, आभार और अभिनंदन। जय हिंद, नमस्कार। तो ये थे प्रकाश चंद्र मिश्रा जी, जो कि जो है एक भूतपूर्व सैनिक है, इंडियन आर्मी वेटरन है और एक लंबी सेवा के बाद जो है सेना से रिटायरमेंट होने के बाद जो है एक समाज सेवा के तौर पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने उनके इंट्रोडक्शन में सुना हुआ था, ये हल्द्वानी बिंदुकट्टा के अंतर्गत ट्रेनिंग देते हैं, जो कि यहाँ पर मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं। जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर जो है वो मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, दोनों को ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको जो है इस प्रकार से अगर आप जो हल्द्वानी से या लोकल से अगर आप अटेंड करते हैं तो ज़रूर उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर फ्लैश कर दूंगा, आप उनसे संपर्क जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।